का जो हमारा टॉपिक है वो है अडेप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट। इसमें हम ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स में पहला करैक्टर ये पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स वो पहले प्लांट्स थे जो कि ज़मीन पर डेवलप हुए। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रायोफाइट्स में, इन प्लांट्स में ऐसे कौन सी अडेप्टेशंस थी, ऐसे कौन सी खसूसियात मौजूद थी जिसकी वजह से ये प्लांट्स इस काबिल हुए कि ये ज़मीन पर अपने आप को डेवलप कर सकें। तो इस टॉपिक में हम उन अडेप्टेशंस के बारे में, उन करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि ब्रायोफाइट्स में मौजूद थे, जिसकी वजह से ब्रायोफाइट्स ज़मीन को अपना हैबिटेट जो हैं वो बनाने के काबिल हुए। तो बारी बारी इन अडेप्टेशंस, इन करैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो ब्रायोफाइट्स को इस काबिल बनाती है कि वो ज़मीन पर डेवलप करें अपने आप को, डैट इज़ कॉम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी। कि ब्रायोफाइट्स जो थे, इन तमाम प्लांट्स की जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी। कॉम्पैक्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा साइज़ में जो है वो रिड्यूस थी, छोटे साइज़ की थी, जिसकी वजह से, क्योंकि जब प्लांट बॉडी जो है वो बहुत रिड्यूस साइज़ की होगी, छोटे साइज़ की होगी, तो जो सरफेस एरिया होगा वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज कम होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी। ट्रांसपायरेशन कम होने से क्या होगा कि पानी जो है प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया होगा वो बुखारात बनकर एनवायरनमेंट में शामिल नहीं होगा, जिससे प्लांट में डिहाइड्रेशन नहीं होगी। क्योंकि ज़मीन पर अगर कोई भी ऑर्गेनिज़म जब ज़मीन पर अपने आप को सरवाइव करता है तो उसमें एक अडेप्टेशन ये ज़रूर होनी चाहिए कि किसी तरीके से वो डिहाइड्रेशन पर काबू पा सके। क्योंकि ज़मीन पर, लैंड पर अडेप्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ डिहाइड्रेशन पे काबू पाना है। तो देखा ये गया कि जितने भी ब्रायोफाइट्स थे, चूँकि उनकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस इन साइज़ थी, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिली कि वो वाटर को अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे, कंजर्व कर सकते थे, महफूज कर सकते थे। उसकी वजह ये थी कि उनका जो सरफेस एरिया था, प्लांट बॉडी का जो सरफेस एरिया था वो लैंड के साथ कम एक्सपोज हो रहा था। जितना बॉडी साइज ज़्यादा होगा उतने बॉडी पार्ट्स जो होंगे, जो सरफेस एरिया उतना बॉडी का ज़्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट के साथ, लैंड के साथ, उतनी इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी और पानी जो है वो बाहर जाना शुरू कर देगा, जिससे प्लांट बॉडी में पानी कम हो जाएगा। लेकिन चूँकि ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी थी वो बहुत कॉम्पैक्ट होती थी, रिड्यूस होती थी, जिसकी वजह से बॉडी सरफेस एरिया कम था, जो कि जिसकी वजह से पानी की जो ट्रांसपायरेशन थी वो कम होती थी और पानी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में महफूज रहता था। सिर्फ यही वजह नहीं, इसके अलावा क्यूटिकल, और ये भी हम जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट्स के लेक्चर नंबर 2 में, कि ब्रायोफाइट्स में, इन प्लांट्स में क्यूटिकल भी जो है वो मौजूद होता है। तो क्यूटिकल की वजह से भी पानी का जो लॉस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट बॉडी होने की वजह से, रिड्यूस बॉडी साइज होने की वजह से और क्यूटिकल की मौजूदगी की वजह से पानी का जो लॉस है वो इन प्लांट्स से कम होता है, जो कि सबसे बड़ी वजह है इन प्लांट्स के, ब्रायोफाइट प्लांट्स के ज़मीन पर अडेप्ट होने की, डेवलप होने की। दूसरी चीज़, दूसरा जो करैक्टर, डैट इज़ इन प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ मौजूद थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए आप जानते हैं कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से हासिल करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं। तो ब्रायोफाइट जो प्लांट्स थे, इनके ज़मीन पर डेवलप होने की दूसरी वजह ये थी कि इन प्लांट्स में ख़ास किस्म के
फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद थे। ऐसे टिश्यूज़ मौजूद थे जो बाआसानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते थे। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये टिश्यूज़ जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस होगी, इसलिए इन टिश्यूज़ को हम फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ का नाम देते हैं। तो दो करैक्टर्स यहाँ पर, इन दोनों पर अगर आप गौर करें, देखिए प्लांट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक फूड ज़रूरी है जो कि वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार करेगा, और दूसरा वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। अब अपने रिड्यूस बॉडी साइज़ की वजह से और क्यूटिकल की वजह से ब्रायोफाइट्स अपनी बॉडी में पानी को जो है वो स्टोर कर सकते हैं, कंजर्व, महफूज कर सकते हैं। नंबर 2, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ के होने की वजह से ब्रायोफाइट्स जो हैं ये बाआसानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करके फूड भी बना सकते हैं। तो फूड भी जो है ये बाआसानी तैयार कर सकते हैं, पानी को भी ये महफूज कर सकते हैं, और ज़मीन पर रहने के लिए ये सबसे अहम चीज़ें हैं। अगर ऑर्गेनिज्म ने ज़मीन पर रहना है तो उसके लिए पानी उसके पास मौजूद होना चाहिए वाफर मिकदार में, और दूसरा यहाँ पर प्लांट बासानी फूड तैयार करे। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं, फोटोसिंथेसिस होगी जिससे प्लांट में अपने आप जो है प्लांट ऑटोमेटिकली अपनी फूड तैयार करना शुरू कर देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि प्लांट में ये वाटर आएगा कहाँ से? ये जो ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं इनमें ये वाटर आता कहाँ से है? तो अल्टीमेटली वाटर के लिए इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर ये एक ब्रायोफाइट प्लांट मौजूद है, तो ये जो ब्रायोफाइट प्लांट है ये ज़मीन के साथ रूट जैसे स्ट्रक्चर्स की मदद से अटैच होता है। रूट नहीं होते, रूट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स। तो राइजोइड्स रूट जैसा ही काम करते हैं, दिखने में भी रूट जैसे होते हैं। तो चूंकि इन प्लांट्स में राइजोइड्स जो हैं वो मौजूद थे, लिहाजा राइजोइड्स जो हैं इन प्लांट को ना सिर्फ ज़मीन के साथ जोड़ते थे बल्कि वाटर को भी एब्जॉर्ब करने का बायस बनते थे। तो राइजोइड्स की मदद से वाटर जो था वो इन प्लांट में सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता था और उसको प्लांट बॉडी में दाखिल किया जाता था। और चूंकि ट्रांसपायरेशन नहीं होती थी या बहुत कम होती थी, लिहाजा राइजोइड्स के ज़रिए जो पानी सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता था वो इन प्लांट्स में ज़्यादातर स्टोर कर लिया जाता था, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसके अलावा एक और बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसका ताल्लुक बेसिकली रिप्रोडक्शन से है। अब इन करैक्टर्स की वजह से, इन अडेप्टेशंस की वजह से एक ब्रायोफाइट प्लांट अपने आप को ज़मीन पर बाआसानी अडेप्ट कर सकता है, उसको हैबिटेट के तौर पर लैंड को इस्तेमाल कर सकता है। अब अडेप्ट करने के बाद, डेवलप करने के बाद अगला जो मरहला है वो इन प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करके ज़मीन पर अपनी नस्ल को बढ़ाना है, उसको वसअत देना है। क्या उसके लिए भी इनमें कुछ करैक्टर्स मौजूद हैं? तो बहुत सारे हैं। नंबर 1 है हेट्रोगेमी। इन प्लांट्स के अंदर 2 टाइप के गैमीट्स जो हैं वो बनते हैं, डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं, एक मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स। अब नॉर्मली ये देखा गया है कि इन प्लांट्स में जो मेल गैमीट्स बनते हैं जिन्हें स्पर्म्स या एंथीरोजोइड्स कहते हैं वो मोटाइल होते हैं, जबकि जो फीमेल गैमीट जिसे हम एग कहते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते। तो स्पर्म्स जो हैं वो खुद मूव करके एग तक जो हैं वो पहुंचते हैं और उसकी फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इन प्लांट्स में 2 टाइप के गैमीट्स जो हैं वो बनते थे, एक एग और दूसरा स्पर्म, जिनकी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता था। और यहाँ पर अब गैमीट्स के आपस में फर्टिलाइज होने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो से फिर नए प्लांट्स जो हैं वो डेवलप होंगे। अब नए प्लांट्स को डेवलप करना है तो उसके लिए जाइगोट का बनना ज़रूरी है, और जाइगोट के लिए मेल और फीमेल गैमीट्स का होना ज़रूरी है। अब मेल और फीमेल गैमीट्स को बचाने के लिए, ये जो गैमीट्स इन प्लांट्स में बनते थे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए
ये इनके गिर्द खास चैम्बर्स मौजूद होते थे, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स। इसको मैं सिंपली इस तरह समझाता हूँ कि जैसे अगर ये एक ब्रायोफाइट प्लांट है, फर्ज कर लेते हैं कि ये एक ब्रायोफाइट प्लांट है, तो इस ब्रायोफाइट प्लांट में जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स जो हैं वो बनेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स। जब ये प्लांट बॉडी मेच्योर हो जाएगी, जब ये ब्रायोफाइट प्लांट मेच्योर होगा, रिप्रोडक्शन के काबिल होगा, तो इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाज ब्रायोफाइट प्लांट ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये एक ही बॉडी के अंदर बनते हैं, और बाज ब्रायोफाइट्स प्लांट्स में ये डिफरेंट अलग-अलग बॉडीज़ में डेवलप होते हैं, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में लाइफ साइकिल के दौरान पढ़ा था। तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें खास, इनकी बॉडी में खास किस्म के मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स बनते हैं, जिन्हें हम एंथेरिडिया, ये एंथेरिडिया है और ये आर्चिगोनिया जो हम पहले पढ़ चुके, एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं। इन ऑर्गन्स के अंदर गैमीट्स बनते हैं, लिहाजा जब तक ये ऑर्गन्स डैमेज नहीं होंगे तब तक गैमीट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं जिन्होंने जाइगोट बना के नई नस्ल को जन्म देना है, इन गैमीट्स की प्रोटेक्शन के लिए ये खास ऑर्गन्स के अंदर जो हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा अब जब ख़ास ऑर्गन्स में गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसके नतीजे में जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से फिर एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो जो है, देखिए जो जाइगोट बनता है वो एक सेल होता है, अब उससे एक मल्टी सेलुलर प्लांट बनना है तो सबसे पहले जाइगोट क्या करता है, वो अपनी सेल्स की तादाद को बढ़ाता है। तो जब जाइगोट अपने सेल्स की तादाद को बढ़ा रहा होता है ताकि वो एक मल्टी सेलुलर प्लांट में तब्दील हो सके, उस दौरान वो सारी जो स्टेजेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। तो जाइगोट का जो अगला पड़ाव होता है, जो मरहला होता है, वो एम्ब्रियो होता है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। और आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन जो है वो आर्चिगोनिया में होती है, यहीं पर जाइगोट बनता है। अब यहीं पर जाइगोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रियो में तब्दील होगा और वो एम्ब्रियो डेवलप होता चला जाएगा और अल्टीमेटली स्पोरोफाइट में तब्दील हो जाएगा। तो जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनिया में ही जो है वो रखा जाता है, और उसी के अंदर वो इसलिए रखा जाता है ताकि एम्ब्रियो जो है वो प्रोटेक्टेड, जैसे गैमीट प्रोटेक्टेड हैं आर्चिगोनिया के अंदर, इसी तरह जो जाइगोट बनेगा उससे जो एम्ब्रियो बनेगा उसको ये नहीं किया जाता कि आर्चिगोनिया से बाहर निकाल दिया जाता, वो आर्चिगोनिया में ही रहता है और उसी के अंदर रहकर ही जो है वो अपने आप को ग्रो करके स्पोरोफाइट में तब्दील होता है। तो ये भी एक एम्ब्रियो की, जब तक एम्ब्रियो डेवलप करता है उसकी भी प्रोटेक्शन आर्चिगोनिया की मदद से होती है। इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, जिसमें हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स में दो टाइप की जनरेशन्स होती हैं, गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, जो एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है जनरेशन्स के अल्टरनेट होने से? फ़ायदा ये होता है कि हर बार जो नए प्लांट्स बनते हैं उनमें जो जेनेटिक कम्बिनेशंस होता है, उनमें जो खसूसियात होती हैं वो पुराने प्लांट्स के निस्बत, पेरेंट प्लांट्स के निस्बत जो है वो ज़रा डिफरेंट होती हैं। क्योंकि जो लैंड एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, इर्द गिर्द का जो एटमॉस्फेयर है वो हर वक्त चेंज हो रहा है, वो तो एक चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जो खुद भी चेंजेस के साथ पैदा हों। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से फ़ायदा ये होता है कि जो नए ब्रायोफाइट प्लांट्स बनते हैं उनमें जेनेटिक कम्बिनेशंस डिफरेंट होते हैं, उनमें करैक्टर्स डिफरेंट पैदा होते हैं। तो हर बार जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से नए ब्रायोफाइट प्लांट्स बनेंगे तो उनमें जेनेटिक कम्बिनेशन डिफरेंट होंगे, उनमें करैक्टर्स डिफरेंट होंगे जो कि उनको लैंड एनवायरनमेंट में, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के जो हैं वो काबिल बनाएंगे। तो ये वो चंद करैक्टर्स हैं जो, या आप कह सकते हैं वो अडेप्टेशंस हैं जिन्होंने ब्रायोफाइट्स को इस काबिल बनाया कि वो ज़मीन को हैबिटेट के तौर पर जो है, अपने मस्कन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल कर सकें, वो ज़मीन पर बासानी जो है वो अपने आप को डेवलप कर सकें।